इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ, तो हम लोग एक फैक्ट्री बना रहे हैं। हम स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करें एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह। और किताबों में सिर्फ ये बताया गया है, वो ऐसी बात है कि आप गाड़ी को लेकर 1000 किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने की जब बारी आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज, तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत लैक करता है। लोगों को लगता है कि भाई जो चलता आ रहा है उसको चलने दो। हाँ, तो मतलब अभी पेरेंट का भी एजुकेटेड होना ज़रूरी है। पेरेंट्स का एजुकेटेड होने से भी ज़्यादा मेरा मानना है कि पेरेंट्स को उनके राइट्स को लेके इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है। हेलो एंड वेलकम टू द एम्बैरसिंग शो। आज का जो पॉडकास्ट है वो टोटल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपको गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में डिफरेंस पता चलेगा, क्यों लोग प्राइवेट स्कूल को प्रीफर कर रहे हैं ओवर गवर्नमेंट स्कूल, एंड गवर्नमेंट स्कूल में पीछे क्या क्या हो रहा है, मिड डे मील्स का जो स्कैम है और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है। एंड जो आज के हमारे गेस्ट है, ही इज एन एजुकेटर, ही ऑल्सो हेल्प्स अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन टू गेट स्कॉलरशिप्स एंड ही इज ऑल्सो अ पोएट। सो प्लीज वेलकम मिस्टर हबीब किनखाबवाला। हेलो मिस्टर हबीब, हेलो, कैसे हो ब्रदर? बस बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया। हाउस लाइफ? बस गोइंग वेल। जैसा चाहते थे वैसा चल रहा है? कहीं कहीं हाँ, कहीं कहीं ना। अच्छा, तो ना मतलब किधर कैसा नहीं? ना मतलब अगर आप समाज सेवा की ओर से देखें तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बाकी अगर आप निजी तौर पे देखें तो जा रही है चीज़। अच्छा, सो आपका प्रोफेशन जैसे एजुकेशन सिस्टम है, मतलब एजुकेशन फील्ड में आप काम करते हो, बराबर? एंड तो इसीलिए मेरा पहला सवाल आपका उसी से रिलेटेड होगा कि थोड़ा सा एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा इन डेप्थ अगर आप खोल पाएँ तो। देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अगर हम समझे तो जो गुरुकुल से हम लोग स्कूल तक पहुँचे, ये बहुत बड़ा गैप हमने क्रॉस किया। तो ब्रिटिशर्स ने स्कूल सिस्टम और वो सब किया था, वरना मद्रासा और गुरुकुल और वो सब भी होता था। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ, तो हम लोग एक फैक्ट्री बना रहे हैं। हम स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करें एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एजुकेटेड पर्सन बना रहे हैं, बट नॉलेजेबल नहीं बना रहे। उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास वो मेथड्स ही नहीं है जिससे वो लोग अगर जॉब बिजनेस जो भी करना चाहे तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी स्कूल की बात करें तो मेरी स्कूल में बच्चे जो है वो 11-12 कॉमर्स के, अगर आप उनसे पूछे कि बिजनेस को लेकर, उनके पास आइडियाज़ कहीं होंगे, लेकिन आप जब पूछेंगे कि आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे तो उन्हें कुछ पता नहीं होगा। इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी है, और किताबों में सिर्फ ये बताया गया है, वो ऐसी बात है कि आप गाड़ी को लेकर 1000 किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने की जब बारी आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज, तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत लैक करता है। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको लेकर आज तक वो एक्सप्लोर नहीं हुआ है अच्छे से। जब वो एक्सप्लोर होगा तो मेरा मानना है शायद कहीं सुधार आ सकता है। तो इफ़ यू गेट अ चांस तो आप कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्लीमेंट करेंगे इसमें? मैं अगर देखिए, मैं आपको अगर मैं कहाँ से इंस्पायर हो वो बताऊँ तो आस्था करके मेरी एक दोस्त है जो असाधारण फाउंडेशन चलाती है। उसने रिसेंटली एक एसएमसी स्कूल अडॉप्ट किया, तो उसने वहाँ के मैथड्स ही सारी चेंज कर दिया। वो लोग गेम्स खेलते हैं, वो लोग एक्चुअल में छोटे बच्चों को करेंसी और वो सब सिखाने के लिए सब्जी मार्केट और वो सब बनाते हैं, ताकि बच्चे वहाँ पे खरीदे और समझे नकली नोट्स और उन सब के थ्रू। सो प्रैक्टिकली आप गेम्स के थ्रू आप कई ऐसे मेथड्स है, टीचिंग टीएलएम जो है उसमें कई चेंजेस ला के आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए उसके लिए, दूसरा कि पेरेंट्स का भी मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है। जल्दी इसमें वो जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है ना, उससे बाहर नहीं निकल पाते। लोगों को लगता है कि भाई जो चलता आ रहा है उसको चलने दो। हाँ। अब इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। अभी जैसे मतलब अभी आप कोई अमीर के बच्चे को देखो, अमीर मतलब ऐसे कोई, मैं उसको ग्राफ में नहीं बट कितना अमीर, हाँ। अभी उसके बच्चे को देखोगे तो आप जो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के भी जो बच्चे होते हैं ना, वो भी उनसे भी आप बात करोगे ना तो उन पे दिखता है कि हाँ नहीं पढ़ा है कुछ तो, ये कुछ तो कहीं तो कुछ तो सही पढ़ रहा है, ठीक है। बट जो दूसरे बच्चों को देखोगे जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में जा रहे हैं या फिर टियर 3 स्कूल में जा रहे हैं, तो उनके फर्स्ट सेकंड सेम एज के बच्चों को देखो तो उसमें आपको दिखेगा कि कुछ तो ये लोग गलत कर रहे हैं, तो इनको स्कूल वाले कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? सबसे पहले तो हमारा ही माइंडसेट इस चीज़ को लेकर अगर हम देखें तो कल्चरली हमने ही शायद वो इनबिल्ट कर लिया है कि भाई अगर अमीर का बच्चा होगा तो उसको अच्छे से ट्रीट करना है, और गरीब का बच्चा होगा तो उसको वैसे ही ट्रीट करना है, क्योंकि वो हम लोग को लगता है वो पावरफुल नहीं कि हमें क्वेश्चन कर सके। अमीर का बच्चा पावरफुल इनफ है कि हमें क्वेश्चन ही नहीं, हमें रेजिग्नेशन के लिए फोर्स कर सके। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक अगर अमीर का बच्चा है,
राइट, जो फाउंटेन हेड में पढ़ रहा है या जीडी गोइंका में पढ़ रहा है एंड ऑल, तो उसके पास सबसे बड़ा पावर वो स्कूल नहीं है, उसका पेरेंट्स है। उसको ये लग रहा है कि कुछ भी होगा मेरे पेरेंट्स देख लेंगे, मतलब उसको वो मॉरल सपोर्ट वहाँ से ही पूरा मिल रहा है कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप गरीब के बच्चों को देखें ना, पेरेंट्स तो कहीं नहीं आते यहाँ पे, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई अगर बच्चे, वो पहले से ही बोल के रखते हैं कि भाई तुम्हें स्कूल में कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे स्कूल वाले तुम्हें निकाल दे। तो एक तो आपने बीच में पढ़ा ही होगा न्यूज़ में कि अपर कास्ट लोअर कास्ट का भी अगर हम इसमें ले लें एग्जाम्पल, तो राजस्थान में पानी पीने की वजह से मार दिया गया था एक बच्चे को। सो वो पेरेंट्स ने इतना डराया होता है बच्चों को ही कि स्कूल में कुछ भी गलत हो रहा हो उन्हें सिर्फ सहना है, उन्हें कंप्लेंट नहीं करनी, उन्हें आवाज़ नहीं उठानी है। और इससे क्या होता है कि बच्चे जब पहले से ही डिमोरलाइज होते हैं तो उन्हें क्वेश्चन करने का, उन्हें उल्टा ये लगता है कि क्वेश्चन करके वो गलती कर रहे होते हैं, जबकि क्वेश्चनिंग तो उनका सबसे बड़ा अधिकार है, क्वेश्चन करना उनका राइट है, बट वो क्वेश्चन ही ना करे तो फिर क्या होता है, वो स्लेव ट्रीटमेंट अपने आप शुरू हो जाती है। टीचर्स जो मॉरली राइट भी हो ना, उन्हें ये लगने लगता है अगर वो क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है तो मैं क्यों अपने पावर एक्सरसाइज ना करूँ, सो वो भी पावर एक्सरसाइज करने लगते हैं उसमें। सो कई बार ऐसा होता है, मैं मेरे एक्सपीरियंस में अगर मैं आपको कहूँ तो सीधी बात है, अगर एक पेरेंट्स है, मैं चलिए इसको और इजी करें, एक होते इजी पेरेंट्स, एक होते स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। जो टीचर्स जो होते हैं ना वो भी ऐसे कहीं ना कहीं बाइफर्केट करते हैं, भाई इसके पेरेंट्स बहुत किचकिच करती है, इसकी बुक देखनी होती है कि कंप्लीट है, इसने चेकिंग में ये मार्क्स ला रहा है। एक पेरेंट्स जो कुछ बोल नहीं रहे, वो बच्चा आके अगर डाउट भी, हाँ हाँ बाद में करता हूँ, वो हम भी, आई थिंक मैं खुद भी ये करता हूँ, क्योंकि शायद मुझे भी नहीं आइडिया होता होगा कि ये हो रहा है मेरे से। द रीजन इज वेरी क्लियर कि भाई अगर मैं ये जब कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे माइंडसेट पेरेंट्स ही मेरे अंदर ये डेवलप कर रहे हैं कि भाई आप मेरे बच्चों को नहीं भी पढ़ाएंगे तो चलेगा, वो कहीं ना कहीं वो लोग मेरे अंदर ही डेवलप कर रहे हैं और मैं उसको इनहेरिट भी कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं खुद भी गलत हूँ, वो पेरेंट्स भी गलत है जो ये कर रहे हैं। तो मतलब अभी पेरेंट का भी एजुकेटेड होना ज़रूरी है? पेरेंट्स का एजुकेटेड होने से भी ज़्यादा मेरा मानना है कि पेरेंट्स को उनके राइट्स को लेके इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है। सी एजुकेटेड पर्सन भी इन्फॉर्म ना होना अगर सही से, तो वो अपने राइट्स नहीं ना डिमांड करेगा ना उसको एक्सरसाइज करेगा। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स एजुकेटेड होना, उनको उनके राइट्स अगर पता है ना, वो उसको लेके इन्फॉर्म्ड है, तो मेरा मानना है वो बहुत अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश तो खैर सेकेंडरी है, बट प्राइमरी उसको एजुकेशन बहुत अच्छा दे पाएगी। इस मामले में सरकारी स्कूल भी चल पाएगी। एक सबसे मेरी बीच में आदिश पांचल करके है, उनसे बात चल रही थी और वो कह रहे थे कि हम लोग की एक माइंडसेट है कि गरीब बच्चे है ना वही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मिडिल क्लास के लिए नहीं है वो। जबकि मिडिल क्लास एक्चुअल में अगर अपर क्लास होना चाहिए तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, उनको बच्चों को पढ़ाने में उनकी फीस में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है। एसएमसी स्कूल अगर अच्छी हो तो मिडिल क्लास के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते, वहाँ पढ़ सकते वो भी, लेकिन वो हमने खुद ही एक बना दिया है कि भाई यहाँ ये, अब जैसे वो मीडियम्स हो गए, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, कि भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया कि भाई वो अक्लमंदी होगा, स्मार्ट ही होगा, और गुजराती और हिंदी में पढ़ने वाले फूल हो गए, बेवकूफ़ हो, उनके उनमें उतनी समझ नहीं होगी। सो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर मैं कहूँ तो ये सरकारी स्कूल जो है उसको हम भी क्वेश्चन नहीं कर रहे कि भाई आप क्यों इतनी डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, जिससे वो इतनी कैपेबल हो जाए कि अमीर गरीब ये सब बाधाएं ना आए, जो भी पढ़ना चाहे वहाँ पे अगर सीट्स हो तो वो पढ़ सके इजीली। अभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में डिफरेंस क्या है? अभी प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, उनको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना होता, ठीक है, वो डायरेक्टली हायर हो जाते हैं। जबकि जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे के, काफ़ी उसमें राउंड्स होते हैं, वो क्लियर करने के बाद वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ऐसा है कि जो गवर्नमेंट टीचर है गवर्नमेंट स्कूल का, वो ज़्यादा स्किल्ड है इन कंपेयर टू प्राइवेट टीचर, बट फिर भी हालत क्यों ख़राब है? हाँ, क्योंकि अभी सैलरी भी उनको ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी है जो उनको ज़्यादा मिल रही है, बट वो अपने ड्यूटी को क्यों नहीं बराबर परफॉर्म कर रहे हैं? गवर्नमेंट टीचर की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो गवर्नमेंट टीचर के पास ऑलरेडी बहुत ड्यूटीज़ होती है सरकार द्वारा दी हुई, जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं सरकार के लिए। तो पढ़ाने का टाइम उन्हें ऑलरेडी नहीं मिलता, इलेक्शन की ड्यूटीज़ आ जाती है, या एसआईआर अभी आ रहा है उनकी ड्यूटीज़ आ रही है, तो कहीं ना कोई अगर वो पढ़ाने चाहे तो उनको ड्यूटीज़ वहाँ पे ही ऑब्लिगेशन की तरह आ जाता है कि भाई उन्हें ऑब्लाइज होना ही होगा उस चीज़ को लेकर, और वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वो कंपलसरीली करना पड़ेगा। वहीं अगर हम प्राइवेट टीचर्स की बात करें तो प्राइवेट टीचर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आपको मैं कहूँ, जिसका सभी प्राइवेट स्कूल फ़ायदा उठाते हैं, उनका कोई एसोसिएशन नहीं है, वो स्ट्राइक पे जा ही नहीं सकता। और प्राइवेट स्कूल में ऐसा है कि टीचर्स जो होते हैं ना, क्योंकि उनको डायरेक्टली हायर किया जाता है, तो टीचर्स भी कई बार अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि भाई अगर उन्हें रिप्लेस करना हो तो बहुत ईजिली किया जा सकता है, तो इसलिए वो भी जल्दी क्वेश्चनिंग नहीं करते। सो मैं ये समझता हूँ कि सरकारी स्कूल में जो टीचर्स एंड ऑल होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, और मैं ये भी नहीं क्वेश्चन करूँगा कि नहीं वो पढ़ाना नहीं चाहते। कई बार एक्चुअल में टीचर जेन्युइनली पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को अपग्रेड करना चाहते हैं,
बट प्रॉब्लम ये आती है कि उनको वो टाइम ही नहीं मिलता है जिससे वो अपग्रेड करे। एक सिंपल लॉजिक है, अगर आज मैं कोई चैप्टर करवा रहा हूँ या लेसन करवा रहा हूँ वहाँ पे, तो मुझे पता है कि इतने पीरियड्स में वो कंप्लीट होगा, लेकिन बीच में गवर्नमेंट ड्यूटीज़ अगर आ रही है, मुझे वो ऑब्लाइज करने जाना पड़ रहा है, तो मैं कैसे वो कंप्लीट करूँगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे पता है कि और बीच बीच में जब जब फ्लो टूटेगा मेरा, मुझे रिविजन के थ्रू वापस, तो मैं जो एक्चुअल इम्पार्ट करना चाहता हूँ वो तो कर ही नहीं रहा हूँ। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं वहाँ पे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। गवर्नमेंट टीचर्स जो अपनी ड्यूटीज ऑब्लाइज करते हैं, उसकी जगह कोई दूसरे वॉलंटियर्स हो, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, जो एक्चुअल में उनका काम कर सकते हो आसानी से, तो वो बेहतर है। वहीं अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, प्राइवेट टीचर्स की अगर बात करें, तो मैं आपको कहूँ तो अभी जैसे 7 डेज़ में मैनेजमेंट बदल गया था पूरा, एंड 7 डेज़ के मैनेजमेंट बदलने का सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो की थी वो था लेबर टर्नओवर रेशियो जो था उनका, उसको रिड्यूस करना। क्योंकि कई प्राइवेट टीचर्स जो थे वहाँ के, वो छोड़ के चले गए थे स्कूल। और वो क्यों जा रहे थे स्कूल छोड़ के? क्योंकि भाई उनकी जो मैनेजमेंट थी वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके कैसे उनको परेशान कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल भाई स्टाफ रूम एक कॉमन होता है और हर जगह होता है, वो बंद करवा दिया था। कहीं ना कहीं वो जो टीचर्स थे उनको साथ में बैठना नहीं, साथ में लंच नहीं करना है, उन्हें कोई कोऑर्डिनेशन, क्योंकि उन्हें शायद खुद भी ये डर था कि अगर वो स्ट्राइक पे उतर आए साथ में तो इस वजह से वो लोग करने नहीं देते थे। साथ ही टीचर्स जो थे उनको लीव्स को लेकर परेशान कर रहे थे, उन्हें एक्स्ट्रा ओवर टाइम और वो सबका कोई कंपेंसेशन नहीं था, कुछ नहीं था। आज एक प्राइवेट टीचर किसी स्लेव से कम नहीं है, क्योंकि अगर आप स्कूल की जॉब छोड़ भी देते हैं 1-2 बजे, उसके बाद भी 10 ऐसे काम होते हैं जो आपको करना पड़ता है घर पे जाके। तो वैसे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि टीचर जो है वो तो 5 घंटे की नौकरी करता है और फिर बाकी का दिन आराम करता है। बट एक्चुअली में अब टीचिंग जॉब ही ऐसी हो गई है कि मेरा मानना है कि एक ऑफिस से छूटने वाला एम्प्लॉय 6 बजे के बाद फ्री हो जाता है, बट टीचर्स कई बार 9-9, 10-10 बजे तक पेपर चेकिंग कर रहे हैं, बुक चेक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, लेसन प्लान बना रहे हैं ऑल। सो आई फील समवेयर के पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना, वो ये है कि पब्लिक स्कूल के पास यूनियन से लेकर हर एक चीज़ है और वो डिमांड कर सकते हैं ऑल। बट वो लोग जब जहाँ सही डिमांड करनी चाहिए वो ना करके, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स खुद भी नहीं पढ़ाना चाहते, वो एग्जाम्स दे के सिर्फ सैलरी अर्न करना चाहते हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स है, अगर कुछ चेंज लाना भी चाहते हो, कुछ नई पद्धति लाना चाहते हो, तो वो ले तो आ सकते हैं, मगर उन्हें कंपेंसेट नहीं किया जाता उनकी इनोवेशंस के लिए। उन्हें कहीं कुछ अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को लेकर रिवॉर्ड नहीं मिलता। उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हमने हमारे जो भी एफर्ट्स किए वो फ्रूटलेस है, हमें सिर्फ इसलिए करना है कि बस बच्चे खुश हो जाए, दैट्स इट, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बराबर। अभी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, अभी मान लो 10-12 तक तो बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ। 12th के बाद या तो ग्रेजुएशन के बाद वो सोचते हैं कि हम इंडिया छोड़ के बाहर चले जाएं, ठीक है। तो वो इंडियन एजुकेशन को छोड़ के बाहर क्यों जाना चाहते हैं? अगर आप स्ट्रीम्स की बात करें तो पहले तो अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम को देखें तो आज भर भर के MBA है, हर जगह में MBA को लेके मिल जाता है कॉमर्स। जब मैं बैचलर्स करता था तब MBA इतना कॉमन नहीं था, मेरी बहन के वक्त बैचलर्स इतना कॉमन नहीं था। सो लाइक धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि जो कितना भी पढ़ ले ऐसा लगता है कि भाई वो कम ही है। तो लोगों को लग रहा है कि उससे अच्छा वहाँ जाके पढ़े जहाँ उसकी वैल्यू उतनी हो। सो एटलीस्ट अगर इन्वेस्ट एक सही जगह पे होगा तो रिटर्न भी उतना ही आएगा। सो MBA यहाँ पे पढ़ा हुआ लड़का और MBA बाहर पढ़ा हुआ में बड़ा अंतर है। अंतर क्यों है? क्योंकि बाहर जो वो पढ़ेगा तो एक तो वहाँ तो है ही चांसेस, यहाँ पे ऑलरेडी एक तो कंपनीज ने बनाया हुआ है कि हाँ भाई, अगर भाई कैम्ब्रिज से पढ़ के आए, वो हार्वर्ड से पढ़ के आए, कहीं से भी पढ़ के आया है तो वो ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। दो सेम एजुकेशन इम्पार्ट हो रहा है MBA में, वो कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है, बट वो पहले से एक माइंड सेट है लोगों की कि फॉरेन में पढ़ा हुआ ज़्यादा समझदार होगा। दूसरा है कि भाई डोनेशन, जिसको मैं करप्शन ही कहूँगा एक पॉइंट पे, कि भाई लोग जो ये कहते हैं ना कि कोई भी कॉलेज होती है साइंस फील्ड में तो ज़्यादातर होता है, इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर की स्ट्रीम हो गई, उसमें कि लोग जाते हैं और खुद मेरे कज़िन के केस में ऐसा हुआ था कि कोई कलकत्ता या कहीं की कॉलेज थी, उनको डोनेशन देना पड़ा था। सो इट वाज समथिंग अमाउंट 2 करोड़। सो दो बोथ द पेरेंट्स वर डॉक्टर। कौन सी स्ट्रीम में? फॉर MBBS ओनली। सो 2 करोड़, समवेयर अराउंड करोड़। सो इट वाज लाइक donation, purely donation. But I don't understand why to use word donation. If you want something, you can either ask for equipments कि भाई हमें, because his both parents were doctor, तो उन्हें नीड क्या थी? वो इक्विपमेंट मांगते, वो मंगवा देते। बट वाई दे वांट कैश, वाई दे वांट चेक एंड ऑल? बिकॉज दे देमसेल्व्स नो कि भाई ये करप्शन है, प्योर करप्शन है। उन्हें इसके आधार पे बस अपनी जो जेब है वो बढ़नी, उन्हें बच्चा पढ़े डॉक्टर बने उससे उतना आई गेस कंसर्न नहीं है। मैं आपको कहूँ, मेरी एक फ्रेंड थे, वो अभी ये
भूलका विहार ये पता नहीं कौन सी एक स्कूल थे, वहाँ गए थे, उसके नर्सरी में बच्चे के एडमिशन के लिए, तो उन्होंने 50,000 रुपीज़ का डोनेशन मांगा था। अब नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे के लिए 50,000 का डोनेशन, 50,000 रुपीज़ का डोनेशन, अब फीस अलग 30-40,000, और वो जो डोनेशन उसकी रिसीट वगैरह भी नहीं मिलती, डोनेशन की रिसिप्ट नहीं मिलेगी, और वो स्कूल को जरूरत भी नहीं है। वाई टू आस्क फॉर डोनेशन? आपकी स्कूल वेल कैपेबल है, आपके स्कूल में ऑलरेडी उतने बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल में इंग्लिश मीडियम है, आपके स्कूल में 2 शिफ्ट चल रही है स्कूल, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? और कहीं अगर कुछ छूट रहा है तो कई कंपनीज है जो CSR प्रोवाइड कर रही है, तो आप इजीली उनसे भी, केपी संघवी खुद काफ़ी इसमें आगे है, वाई दे आर आस्किंग फॉर? इट इज़ वेरी सिंपल कि उनको पता है कि अगर डोनेशन मांगेंगे तो एक एक्स्ट्रा अर्निंग होगी, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आप जो है, और वो डोनेशन स्कूल फंड में जाता है या कहाँ जाता है? हर स्कूल है ना, स्कूल को बनाने के लिए पहले एक फाउंडेशन रजिस्टर होना चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए, तो डोनेशन तो ट्रस्ट में ही जाएगा, फाउंडेशन में ही जाएगा, बट इसको यूज अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, कमीशन पे किया जा सकता है, और या फिर सैलरी इंक्रीमेंट किया जा सकता है, राइट? सो वो डिफरेंट मेथड्स है जिसके थ्रू लोग उसको वापस डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं, लेकिन डोनेशन जाएगा संस्था में। एंड आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ने जबकि लिखा हुआ है कि डोनेशंस आर नॉट अलाउड, गेट इतना ओपनली हाउ इट इज हैपनिंग, सो समवेयर दे आर लैकिंग इन इट, कहीं तो वो भी कुछ जो है, इसलिए एसएमसी स्कूल्स को यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से डेवलप होना चाहिए, जबकि वो बंद हो रही है। आई थिंक अराउंड 562 schools got closed by this year, so it was an article in May or something, and I was like कि भाई सरकारी स्कूल्स अगर इतनी गति से बंद होती जाएगी गुजरात की, then how the people who are actually thinking कि हाँ भाई हम हमारे बच्चों को कुछ नहीं तो सरकारी स्कूल में भेज के पढ़ा लेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब कोई मिडिल क्लास पर्सन भी आजकल कुछ ना ही तो एजुकेशन लोन के बारे में सोचता है 12वीं के बाद, मेरा बच्चा अगर पढ़ेगा तो एजुकेशन लोन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइवेट एजुकेशन है वो बहुत महंगा है, बहुत छोटे छोटे बच्चों की फीस इतनी है, एक तो बुक्स कितने महंगे हैं, बुक्स सबसे ज़्यादा महंगे हैं। मेरे स्कूल में पेरेंट के, मैं एक्चुअली में गया था, मैं स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता हूँ अपनी संस्था के थ्रू, सो एक बच्ची की स्कॉलरशिप लेने के लिए मैं बस वहाँ पे गया था, एंड उस वक्त एक पेरेंट आए और वो 15,000 की सिर्फ किताबें लेके गए। ना आई वाज थिंकिंग कि 15,000 में फीस भरी जाती है, एक बच्चे की किताबें, 2 बच्चों की किताबें थी, बट आई वाज स्टिल कि भाई 7,000 की अगर एक बच्चे की किताबें आ रही है, तो आई वाज लाइक कि भाई फीस इतने में भर दी जाती है एक बच्चे की, सो हाउ कैन अ स्कूल, बट इट प्राइवेट स्कूल का सबसे बड़ा लूपहोल ही है, वो प्राइवेट पब्लिकेशन से बुक्स मंगवाते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी वाली जो बुक्स हैं वो सस्ती हैं, 50-100 रुपए की एक बुक आती है, और उनमें उनका जो प्राइवेट पब्लिकेशन होता है उसमें जो प्रिंटेड प्राइस होता है उसके ऊपर भी स्टिकर लगा होता है, हाँ, स्टिकर लगा के वो और उसको बढ़ा के फिर उसी सेम प्राइस पे बेचते हैं, और जो और अगर ना भी बेचे ना तो भी हाई प्रॉफिट होता है उसमें प्राइवेट पब्लिकेशन में। सबसे बड़ी बात ये है कि प्राइवेट पब्लिकेशन जब ये कर रहा होता है, लाइक वो लोग दूसरे स्टोर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करते हैं, ताकि वो स्कूल के अलावा और कहीं से बुक्स ही ना मिले, मतलब बुक्स स्कूल से ही लेके हाँ, सो अगर होली फेथ हो गया या आई क्लास हो गया, ये सब ये लोग क्या करेंगे जिस स्कूल में बेच रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा कि भाई स्कूल के अलावा कहीं और कोई बुक स्टोर में ना मिले, तो अगर बच्चा बाहर ढूंढने भी जाते कि शायद डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी, तो नहीं मिलती है। और कहीं ट्रस्ट ऐसे बनाए गए जो ऐसी बुक्स के लिए काम करना चाहते हैं, बट वो जल्दी उनको हेल्प करते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर ये करेंगे तो उनका ही वहाँ पे बिजनेस मॉडल टूट रहा है कहीं। अभी आप जो ये स्कॉलरशिप वाला बता रहे थे कि आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, तो अदबी दुनिया फाउंडेशन करके एक है जो लिटरेचर के लिए वर्क करता है, पोइट्री एंड ऑल। अब अदबी दुनिया फाउंडेशन में करेंटली आई एम वर्किंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट ओवर देयर, एंड हमारी जो संस्था है उसमें 19 स्कॉलरशिप हम लोग रन करते हैं। तो मेरे गुरुजन थे जिनके पास मैं हारमोनियम सीखता था, तो 2023 में उनकी देहांत हो गई थी अगस्त में, तो उनके नाम पे मैंने ये स्कॉलरशिप स्टार्ट की थी। तो हम लोग ने अभी तक में 38 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए, करीब 3,80,000 जितनी। और हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि बच्चा कोई भी स्ट्रीम का हो, हम ये भी नहीं देखते कि बच्चा मिडिल क्लास से लोअर क्लास से है, हमें बस अब जैसे कि मैं अगर हूँ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए, तो मैं पहले उसके घर जाऊँगा, मैं उसकी स्थिति देखूँगा, मैं समझूंगा क्या है, और फिर उसके बाद जाके जब सब एनालाइज कर लूँगा तो एक फॉर्म उन्हें सेंड करके वो फॉर्म फिल करवा के उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं स्कॉलरशिप के लिए एक मिनट हाँ, अभी आपने बोला कि हम ये नहीं देखते कि मतलब मिडिल क्लास है, लोअर क्लास हाँ, है या कहाँ पे, हाँ, तो फिर आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपको तो पता चल ही रहा है ना, क्योंकि अब समझो हाँ, हाँ, मिडिल क्लास वाले बच्चों को जरूरत नहीं है, वो नहीं, यहाँ पे ही मैं आपको बताता हूँ कहाँ गलती हो रही। मिडिल क्लास में है ना, मैं नाम नहीं ले सकता फैमिली का, लेकिन मैंने जिनको प्रोवाइड किया था उनको ऑलरेडी गोल्ड लोन सता रहा था, उनका होम लोन अलग अलग चल रहा था, तो लोन्स में घिरे रहते हैं जो जल्दी वो लोग बताते नहीं है।
जब मिलते हैं ना तो बात निकलती है सारी कि भाई ये है, क्योंकि मैं डायरेक्ट ये नहीं बोलता हूँ कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो। जब मैं मिलता हूँ सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि भाई ये स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, आजकल स्कूल आना क्यों बंद कर दिया। धीरे धीरे पेरेंट्स जब ओपन अप होता है तो जाके मुझे पता चलता है कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर उन्हें मैं अपनी स्कॉलरशिप के बारे में बताता हूँ। फिर मैं उन्हें ये भी बताता हूँ कि हम लोग मिनिमम 10,000 तक ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और मैक्सिमम स्कॉलरशिप के लिए बच्चे की भी वो फिर पोटेंशियल और वो सब देखी जाती है, बट इतना हम लोग प्रोवाइड कर सकते होते हैं। तो जहाँ जब जैसे जिस फैमिली को ज़रूरत होती है वैसे हम लोग प्रोवाइड करते जाते हैं। बट कई बार हम लोग अब जैसे जैसे मैंने कहा कई बार लोन और वो सब भी होते हैं जिसमें पेरेंट्स और परेशान होते हैं और बच्चे स्कूल नहीं आते। बच्चे इससे स्कूल नहीं आते क्योंकि भाई फीस को लेके उन्हें बोला जा रहा हो सकता है, या फिर उन्हें ऑलरेडी बस ही नहीं पिक कर रही हो, वह नहीं पिक नहीं कर रही हो। तो ये सारी इश्यूज़ भी होते हैं। तो इसलिए मैं घर पे ही जाके एक बार इस पर बात करता हूँ, क्योंकि कॉल पे इस पर बात तो की जा सकती है, पता किया जा सकता है, मगर ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं होता है जल्दी, इसलिए। तो आप ये जो डोनेशन के लिए जो फंड है वो कहाँ से इकट्ठा करते हो? मैंने जब शुरुआत किया था कि उस वक्त अद्भुत दुनिया फाउंडेशन बहुत नई नई थी, तो मैं व्हाट्सएप और फेसबुक के या इंस्टाग्राम के स्टेटस के थ्रू फंड्स कलेक्ट करता था। तो 1 वीक 2 वीक वक्त लगता था और महीने में 1 बच्चे की या 2 बच्चे की ऐसे स्कॉलरशिप। मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जैनम सैर कंसल्टेंट जो है उसके आनल परिक करके एक है, तो आनल बेन ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। आनल बेन को जब भी वो मेरे इमरजेंसी फंड जैसा था कि अगर कहीं से नहीं मिल रहा है तो मैं जाके फिर उन्हें कहता था कि भाई ये है और इतनी ज़रूरत है, अगर आप दे सके तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने कई बार मेरी हेल्प की। शुरुआत में तो कई बार जाना हुआ मेरा, अब धीरे धीरे रेगुलर डोनर्स बन गए और हम लोगों ने इवेंट्स करना स्टार्ट कर दिया लिटरेचर के। हमारा पहले सिर्फ यूट्यूब चैनल हुआ करता था जिसमें हम लोग ऑडियो बुक्स के थ्रू जो था रेवेन्यू जनरेट करते थे। और अब इवेंट्स करे, इवेंट्स के थ्रू फंड रेजिंग करते हैं। तो हमने इसी साल 2 इवेंट किए अभी तक में, जिसमें 1,84,000 तक का फंड कलेक्ट किया इवेंट्स के थ्रू। और अभी एक और दिसंबर में करने जा रहे हैं जिसमें भी यही टारगेट है कि 10 बच्चों की फीस भर पाए। ठीक है। अभी ये जो गवर्नमेंट स्कूल वाली हम बात कर रहे थे अभी थोड़े टाइम पहले, तो इसमें वो तो सेकेंडरी जो आप बोल रहे थे कि बीच बीच में इलेक्शन का और वो दूसरे काम आ जाते हैं, वो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, सेकेंडरी है। बट ऐसा है कि उनके सर पे कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ। अभी एक टीचर है, एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर, वो बैठा हुआ है, चिल मार रहा है क्लास में बैठ के, ठीक है, उसको उसके सर पे कोई बोलने वाला नहीं है। प्राइवेट स्कूल के टीचर के सर पे बोलने वाले हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो काम बराबर करता है। अब इनके सर पे नहीं है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ अभी पॉलिटिशियंस भी आप देखोगे तो मोस्टली पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, हाँ। ठीक है, या अगर लिटरेट भी हैं तो मतलब 10th तक हैं, हाँ। ठीक है, 10th 12th या इससे भी कम, ठीक है। तो अब इन ये चीज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं इलिटरेट पॉलिटिशियंस की वजह से? देखिए, एक होता है इलिटरेट पॉलिटिशियन जो आपने कहा, एक होती है पॉलिटिकल इलिटरेसी, राइट। अब मेरा मानना है इलिटरेट पॉलिटिशियन भी अच्छा हो सकता है अगर वो अपने अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी रखे, राइट। सो लेट्स से कि कमेटी एक्सपर्ट्स हैं, उन सबके थ्रू वो लोग सीख रहे हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो एक डकैत रही है फूलन देवी करके, वो बाद में पार्लियामेंट में भी गई, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की एंड ऑल, बट वो क्योंकि उन्होंने जो सफ़र किया था उसकी वजह से वो वुमेन राइट्स के लिए वर्क करना चाहती थी। तो उनको कांस्टेंट गाइडेंस मिलता था समाजवादी पार्टी के थ्रू कि कैसे क्या किया जा सकता है, और वो चेंज लाने की ट्राई करती भी थी। बाद में ऑफकोर्स उनका असैसिनेशन वो सब जो हुआ सो हुआ, राइट। लेकिन एक अगर आप देखें पॉलिटिकली इलिटरेट, तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इवन आर पीएम एंड इवन द कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कई बार फैक्ट्स जो होते हैं वो गलत रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फैक्ट्स जहाँ गलत हो जाते हैं तो ट्रस्ट लूज होने लगता है, क्योंकि लोग तो जानते हैं ना फैक्ट्स क्या है। आप लोगों को एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, हैमरिंग प्रोसेस करने से भी लोग कभी ना कभी तो फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर ही लेंगे जब अपने नज़दीक देखेंगे हाँ भाई ये हो रहा है, राइट। सो सूरत कई बार क्लीनेस्ट सिटी में आता है, आपने देखा होगा। मैं खुद वो एरियाज जानता हूँ जहाँ बहुत गंदगी है, हाँ मैं भी जानता हूँ, राइट। अब वो एरियाज जहाँ इतनी गंदगी वो क्लीनेस्ट सिटी में क्यों आ रहा है? तो इसका मतलब या तो पैरामीटर घटा दिया गया क्लीनेस का, या फिर या तो कुछ चुनिंदा लोकेशंस को ही लोग हाँ कुछ चुनिंदा लोकेशंस को ही सिलेक्ट किया जा रहा है, जो भी है। लेकिन अगर ये माइंडसेट है, ये मेंटेलिटी है, तो इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यही सोच के चलेंगे तो फिर तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वो एरियाज जो क्लीन नहीं हो रहे उसको और ज़्यादा अनक्लीन रखा जाएगा, क्योंकि भाई अब तो देखने वाला कोई नहीं है कि भाई मिल रहा है इनाम काफ़ी है। सो वो मेरे लिए बहुत मेजर कंसर्न है कि पर्सन जिसको हम इलेक्ट कर रहे हैं वो इलिटरेट हो, इसका ज़्यादा कंसर्न नहीं, बट पॉलिटिकली इलिटरेट नहीं होना चाहिए। उसे ये तो पता होना ही चाहिए कि भाई जो स्कीम्स वो बना रहा है, अब सीधी बात है अगर आपके पास बजट नहीं है और आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोल देते कि भाई मैं ये डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, जब बजट ही नहीं है तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो सीधी बात है आप वापस फिर टैक्स हाई करेंगे ना। तो अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर भी दे उसके बाद
पब्लिक सफ़र करके ही आप कर रहे हैं ना, तो ऐसा क्या हो रहा है चेंज जो आप ला रहे हो उससे, तो वो मैटर करता है बहुत। ठीक है, अभी अभी अपना जो जनरेशन है, ठीक है, ये जनरेशन अभी आपके भी जो 11th-12th के बच्चे निकल रहे होंगे, उसमें आप देखोगे तो उनको कोई भी पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, हाँ। अपने देश के बारे में नॉलेज नहीं है, मतलब कई भी जो बेसिक चीज़ें उनके बारे में भी उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी लॉस्ट हैं। तो क्या रीज़न है उनके लॉस्ट होने में? सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, और इसमें कहीं ना कहीं मैं भी इन्वॉल्व हूँ। लेट्स से कि भाई आज जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी स्ट्रीम्स में कॉमर्स और साइंस बस दो ही थी। अब कॉमर्स साइंस आर्ट्स बोला जाता है अगेन, बट कॉमर्स में पूछे तो बीकॉम और बीबीए बोला जाता है, साइंस में पूछे तो भाई वो इंजीनियरिंग और डॉक्टर पे आकर रुक जाता है, और ये बीए में तो बस एक इंग्लिश और साइकोलॉजी और ये सब की बात होती है। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को, क्योंकि हमें नहीं पता है कि और कितनी स्ट्रीम्स है और कौन सी जगह है जहाँ जा सकता है, तो ना हम बच्चों को बताते हैं ना बच्चे कभी पता करने की कोशिश करते हैं। बच्चे क्यूरियस रहते हैं मगर उनकी क्यूरियोसिटी को डायरेक्शन की नीड होती है, और हम डायरेक्शन ही नहीं दे पाते कहीं ना कहीं। सो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे समझ लीजिए अगर कोई बच्चा कह रहा है कि भाई मुझे ये बनना है, अब हमें नहीं पता है, तो कई बार हम हमारा ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भी बोल देते हैं कि भाई ये इसमें कुछ रखा नहीं है, ये बनो, इसमें तुम यहाँ पहुँच सकते हो, वहाँ पहुँच सकते हो। लॉस क्यों फील करते हैं? क्योंकि उनके पास जो स्किल्स है, उनके पास जो हॉबीज़ है, वो उन स्किल्स और हॉबीज़ में जो जहाँ डेवलपमेंट ला सकते हैं वो वहाँ ला ही नहीं रहे। वो उल्टा क्या कर रहे हैं, वो एक भीड़ का हिस्सा बनते जा रहा है आगे चल के, जिसको हम ही कहीं ना कहीं कल्टिवेट कर रहे हैं कि हाँ भाई इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे ट्रेन करेंगे, हो गया अच्छा वेल सेटल्ड है। एक तो परिभाषा क्या है हम लोगों के लिए कि एक पर्सन हैप्पी लाइफ तब जी रहा है जब वो वेल सेटल्ड है। तो हम लोग के दिमाग में ये चल रहा है भाई इससे ये लोग वेल सेटल हो गए तो ये क्यों नहीं हो सकता? हो ही सकता है ना। यहाँ पे सबसे बड़ा बैरियर आ रहा है। अब इसमें सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है? सोशल मीडिया का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने अभी तक देखा है कि सोशल मीडिया में, क्योंकि क्या है कि कोई पूरा फ्री विल है, राइट। पेरेंट्स तो देख ही नहीं रहे कि बच्चे कहाँ क्या कौन से पेजेस फॉलो कर रहे हैं एंड ऑल, और उसमें हो क्या रहा है कि रेडिकल माइंडसेट बहुत ज़्यादा भरा जा रहा है। ये रेडिकल माइंडसेट बच्चों को पढ़ने से बहुत विपरीत ले जा रहा है, उनको सुपरस्टिशियस बना रहा है, उन्हें ऑर्थोडॉक्स बना रहा है। वो बच्चियाँ जिनको मैं ये समझता हूँ कि भाई आप पढ़ रहे हो, आपके सामने वो किताब है जो बता रही है कि ये सारी चीज़ें डाली गई है, फेमिनिज्म एग्जिस्ट करता है और फेमिनिज्म को एनहेंस करना चाहिए, वो बच्चे उसको इसलिए छोड़ रहे क्योंकि सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के थ्रू ये बताया जा रहा है कि नहीं, फेमिनिज्म तो एक बहुत ही घिसा पिटा वर्ड है, वो तो एक बहुत बड़ा कल्ट है, इसको फॉलो ना करना चाहिए तो ही बेहतर है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई वो सोशल मीडिया में वहाँ पे उस पर लाइक्स ज़्यादा है, कमेंट्स ज़्यादा है, काफ़ी लोग फेवर करें तो यही सही होगा। सो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। और मतलब मुझे याद है कि बीच में कुछ कहीं कोई रेप केस की बात चल रही थी, और मैं स्टूडेंट्स के साथ जो हायर लेवल के उनके साथ ये सब डिस्कस करता हूँ, मैं उनके व्यू पॉइंट्स जानने होते हैं, वो लोग क्या समझते हैं इस माइंड सेट क्या है। तो जब लड़कियों से ये सब बात चल रही थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि सर उसमें उसको ऐसे कपड़े तो नहीं पहनने चाहिए। तो मैं ऐसा कि तुम खुद अगर ये कहोगे तो फिर आगे चल के तुम अपना ही रास्ता और नैरो करते जा रहे हो। इतनी मुश्किल से उसको ब्रॉड किया गया है, कितने साल लगे, कितने लोगों ने इसमें चुगताई से लेके कितनी ऐसे ऑथर्स आई है जिन्होंने इसको ब्रॉड करने में मदद की है। तुम खुद अगर ये सोचोगे, तुम्हारी मानसिकता अगर यहाँ पे आके रुक जाएगी तो फिर वो और इजी हो जाएगा। मेल पहले से डोमिनेंट रहा है, आगे भी डोमिनेंट ही रहने वाला है। बट वो सोच वहाँ से, और हो क्या रहा है वहाँ पे हैमरिंग ज़्यादा जल्दी हो रही है हमारी हैमरिंग से, क्योंकि हमें मिलता है 5 आवर्स डेज में, जिसमें भी 1 पीरियड या 2 पीरियड मिलते हैं हार्ड। सो अभी एक दिन क्या हुआ था पता है, मेरे रिलेटिव के घर पे गया था, उनका छोटा बच्चा है, क्यूट सा था एकदम, ठीक है, 4-5 साल का होगा मुश्किल से। तो अब क्यूट बच्चे होते हैं ना, तो कैसे अपने आप ही अंदर से मन करता है गाल वाल पकड़ने का उनका। तो मैं गया ऐसे, मैं फ़ोन चला रहा था तो वो भी आके ऐसे बैठ गया, तो मैं ऐसे गाल पकड़ रहा था उसका, फिर ऐसे मैंने हक कर लिया उसको। तो वो मेरे को बोलता है कि यू टच मी विदाउट माई परमिशन, ठीक है, हाउ कैन यू कम इन माई फिजिकल बाउंड्री, ठीक है। अब ये 4-5 साल का बच्चा बोल रहा है, यू शुड आस्क परमिशन बिफोर डूइंग दैट, ठीक है। मैं बोला ओ ठीक है, तो फिर मैंने मांगा तो बोलता है ऑफ कोर्स यू कैन, ठीक है। तो अब ये चीज़ उसके अंदर थी, ठीक है, क्योंकि उसके स्कूल में कहीं ना कहीं, और वो जाता कहाँ है, स्कूल नहीं जाता, अभी प्ले ग्रुप में जाता है, वो जो घरों में अपने प्ले ग्रुप बनाते हैं ना, उसमें वहाँ पे उसको ये सिखाया गया है, वो छोटे बच्चे को। अब आप उसके अलावा जो दूसरे पेरेंट्स होंगे, अब उसके पेरेंट्स भी वेल एजुकेटेड एकदम मस्त, ठीक है, वेल सेटल्ड, काफ़ी अच्छी लाइफ उनकी। अब उनके अलावा अगर आप दूसरे भी पेरेंट्स देखोगे ना जो नहीं है, बट उनके बच्चों को ये ज्ञान नहीं है, ठीक है, ये ज्ञान नहीं है जो उस दूसरे बच्चे को है, छोटे बच्चे को, जिसको
ज़्यादा, जिसके पेरेंट्स की वजह से जिसको ज़्यादा ओपन है हाँ, दुनिया को लेके, ठीक है, हर चीज़ों का एक्सेस है उसको ये एजुकेशन है, बट जिसको एक्सेस नहीं है उसको नहीं है। बिल्कुल तो नहीं है। अब ये हमको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है, स्कूलों में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि जिसके पास एक्सेस नहीं उसको भी मालूम हो, क्योंकि टच हाँ। बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री, मेरे लिए नया शब्द था, मैंने पहली बार सुना कि फिजिकल बाउंड्री जैसा भी कुछ होता है, वो छोटा बच्चा 4-5 साल का उसको मालूम था ये। बिल्कुल। और असल में बात ऐसे ना, मैं ये मानता हूँ कि जितनी एनजीओस है, अब जैसे असाधारण फाउंडेशन ने जैसे एक एसएमसी स्कूल अडॉप्ट की हुई है सिटी लाइट साइड, तो वैसे ही हर एनजीओ को जो फिजिकली और मेंटली जो लगता है कि हाँ भाई ये साउंड है, ये इकोनॉमिकली साउंड है, इसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें आपका डोनेशन और उनके ग्रांट तो चाहिए नहीं गवर्नमेंट का, वो इजीली अपने डोनेशंस के थ्रू भी रन कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जहाँ आप फेल हो रहे हैं वो वर्क कर सकते हैं, तो आपको उन्हें वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। उसका प्रोसेस इतना टीडियस नहीं रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, तो एक तो सबसे पहले उस चीज़ को लेके वेबसाइट्स पे कहीं कोई कुछ मिलेगा नहीं, तो आप जाते हैं कहाँ पे, तो भाई नौसारी बाजार साइड कोई एक ऑफिस है उनकी, वहाँ पे वो ऑफिसर मिलते ही नहीं है। अब आप 1 धक्का 2 धक्का 3 धक्का खाते हो, फिर आपको पता चलता है कि नहीं बहुमाली में एक है अधिकारी, उनसे मिलना है, आप उनसे मिलते हो, वो भी मिले, उन्होंने आपको बताया कि ये है, आपको पता चलता है ये और ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। तो जितना ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेट होता जाता है, एनजीओज उतनी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती है, उनको लगता है उससे अच्छा खुद की स्कूल ना बना ले, वो ही ना रन कर ले। जबकि देखा जाए तो इसमें एनजीओ का भी बेनिफिट है, एसएमसी का भी बेनिफिट है, जितनी भी म्यूनसिपल स्कूल है सबका बेनिफिट है, क्योंकि एनजीओ को ऑलरेडी एक बनी बनाई स्कूल मिल रही है जो काफ़ी सालों से उस एरिया में, और जब वो अच्छी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो वो बच्चे जो पढ़ने छोड़ चुके थे वो आ सकते हैं। एक ये किया जा सकता है, एक है एडल्ट लिटरेसी, उसको बढ़ाने के लिए काम किया जा सकता है। तो भले ही गवर्नमेंट एग्जाम्स रखती है, एडल्ट लिटरेसी को जरा एक्सप्लेन करना। गवर्नमेंट है ना, मैं शायद टर्म पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितना मुझे याद है एडल्ट लिटरेसी में ऐसा है कि एक जो लोग जिन्होंने 10वीं पास नहीं की थे एंड ऑल, सो उनके लिए एग्ज़ाम्स रखी जाती है, तो वो लोग ईयर में शायद 1 या 2 बार एग्ज़ाम रखते हैं, एंड उसमें वो एडल्ट अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद वो लोग लिटरेट कहलाते हैं, क्योंकि उनको लिखना पढ़ना एक लैंग्वेज में आ चुका है पूरी तरह से। तो ये पूरी एडल्ट लिटरेसी होती है, उसमें बेसिक मैथ्स हो गया और सब होता है। नाउ इसमें जब ये एग्ज़ाम्स होती है उसको हर साल होता तो है, बट वो एडल्ट लिटरेसी बहुत बहुत कम बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कोई क्लासेस नहीं है, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है एडल्ट्स को कि भाई तुम अगर नहीं हो पढ़े लिखे तो जाओ जाके कर लो, क्योंकि एक तो एम्बेरसमेंट अलग आती है लोगों को कि नहीं अब इस एज में एग्ज़ाम देगा, हम अगर नहीं आए, वो मार्क्स तो बहुत सेकेंडरी मैटर हो गया है। एक तो मार्क्स को लेके तो बहुत ही अलग टॉपिक हो जाए, लेकिन मार्क्स बहुत सेकेंडरी मैटर हो गया है। सबसे ज़रूरी मैटर ये है कि भाई लोग अगर पढ़ेंगे लिखेंगे एक लैंग्वेज में भी फ्लुएंट हो जाएंगे, तो कहीं ऐसे काम है जिसको लेके वो साई अवे हो जाते हैं, उनको नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा। अब देखना औरतें जो होगी, जो हाउसवाइफ्स होगी, उनको बैंक यूज़ करना नहीं आता होगा, बैंक में जाके कुछ बैंक में चेक नहीं भरते होंगे, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते होंगे, इसलिए नहीं क्योंकि वो उन्हें आ नहीं सकता है, इसलिए क्योंकि वो पहले से ही ये सोच के रखा हुआ है, एक तो वो मेल डोमिनेंसी, सेकेंडरी कि ये सिखाया नहीं गया है कुछ, भाई चेक पे नंबर और वो सब, वो सीधी बात है, स्लिप भरना इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं, वो इजीली कर सकते हैं, साइन वो खुद की कर सकते हैं इजीली, बट कोई सिखाता नहीं है, वो सीखते नहीं। अब जब कोई मर जाता है उसके बाद डिपेंडेंसी आ जाती है पूरी, कि कोई बैंक जाएगा तो उनके वो पैसे लेके आएगा। अब ये दिखने में बहुत वो लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन है बहुत बड़ी, और गांव में तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठग भी लिए जाते हैं इसमें। हाँ, लेकिन लोग नहीं करते। शक्ति फाउंडेशन इसके लिए काफ़ी वर्क करता है, वो औरतों को जाके सिखाता है एक्चुअल में कि बैंक में कैसे फॉर्म्स भरते हैं। डॉक्टर सोनल रोचानी इसके लिए ट्राइबल एरियाज़ में काफ़ी काम करती है कि भाई बैंक में सिंपल बेसिक आप स्लिप भरना भी अगर सीख जाए, चेक भरना सीख जाए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आप यूज़ करना सीख जाए, तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है और पावर जो है वो शेयर होने लगता है। फिर आपका खुद का अगर अकाउंट हो तो वो जो रहता है ना कि भाई सारे पैसे एक के अकाउंट में जमा हो रहे हैं, अब वो वही पैसे से फिर दारू पी रहा है या यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, तो वो सब खत्म हो जाते हैं। आपको आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर देते हैं, आप ही अर्न करो और आप ही के पैसे आप बैंक में नहीं जमा करवा पा रहे आपकी मेहनत से। और अभी आपने ये जो बोला था कि उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट किया है, हाँ, तो अडॉप्ट किया मतलब कैसे, क्या अडॉप्ट किया? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में तो ऑलरेडी फीस वगैरह भरनी नहीं होती। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में फीस भरनी नहीं होती है, बट गवर्नमेंट स्कूल जो होती है जो बंद हो रही होती है, शट डाउन हो रही होती है, शायद इसलिए भी हो रही होती है कि वहाँ पे टीचर्स इतने नहीं होते, स्टूडेंट्स की रेशियो कम हो जाती है, तो इस वजह से गवर्नमेंट स्कूल शट डाउन। स्कूल में टीचर्स का तो हायरिंग तो गवर्नमेंट ही करती है, बट जल्दी टीचर्स जाते नहीं है जिन एरियाज को लेके गवर्नमेंट स्कूल होती है वो,
और स्टूडेंट्स को लेके रेशियो जैसे ही कम होने लगता है तो टीचर्स को वैसे ही कम चाहिए होती है वहाँ पे। अब इसमें हो क्या रहा होता है तो वो कि टीचर्स को वो निकाल तो सकते नहीं है, टीचर्स को नहीं, वो तो ट्रांसफर ट्रांसफर ही ही करते करेंगे। हैं, वो हाँ। तो ट्रांसफर ही होता है। अब उसमें हो क्या रहा होता है कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बच्चों का रेशियो कम हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में एमिनिटीज़ तो गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करनी है, येट गवर्नमेंट आती नहीं है, देखती नहीं है, तो वो एमिनिटीज़ वहाँ तक पहुँचती भी नहीं है। एंड मिड डे मील की जैसे आप बात कर रहे हैं, मिड डे मील सिर्फ मेरा मतलब आई एम यूजिंग द वर्ड होक्स बिकॉज मैंने कांग्रेस से लेकर बीजेपी के टाइम पे भी उतना एफिशिएंट होते हुए नहीं देखा है मिड डे मील को। बिकॉज मिड डे मील आप देखो, अगर बीच में अभी न्यूज़ में आया था कि थाली भी नहीं प्रोवाइड की थी, न्यूज़पेपर में बच्चे को खिलाया जा रहा था, कई जगहों पे तो प्रोवाइड भी होता होगा तो वो बहुत कम रेयर चांसेस है। सो मेरा मानना है वहाँ पे अडॉप्ट की जो आप बात करें कि कैसे करते हैं, तो सीधी बात है कि वो लोग ट्राई ये करते हैं कि जो बच्चे हैं आसपास के दूर दूर से भी अगर बच्चे आ सकते हो स्कूल में, फ्री में ही एजुकेशन हो, उनकी जो टीचर्स एंड ऑल है उनको वो पे करते हैं, लेकिन वो अपनी संस्था के थ्रू पे करते हैं फिर। और वहाँ तो टीचर्स खैर हायर ही नहीं करने पड़ते क्योंकि गवर्नमेंट की तो टीचर्स ऑलरेडी होती ही है, बट वो लोग क्या करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ अगर कुछ करवाना हो, सिस्टम बदलना हो, मैथड्स बदलना हो, तो उसके थ्रू बदलते हैं। ओके, इसमें बेनिफिट क्या होगा स्कूल का? स्कूल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो फीस तो है नहीं गवर्नमेंट स्कूल में, तो लोअर क्लास के बच्चे जो छोड़ चुके हैं वो भी वापस आएंगे पढ़ने के लिए। और जैसे जैसे स्कूल की जो लेट्स से कि पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, पता चलेगा, तो अगर उनके नज़दीक भी स्कूल नहीं है और अगर उनको अच्छा खासा डोनेशन मिल रहा है, वो बस का पास लेके भी वहाँ पे पढ़ने आ सकते हैं बच्चे, क्योंकि धीरे धीरे नंबर्स भी बढ़ेंगे, क्लासेस भी बढ़ेगी, डेवलपमेंट हो सकता है, रिकंस्ट्रक्ट भी हो सकता है। ममता स्कूल एक है जो मेंटली डिसेबल बच्चों के लिए, जिसको अभी तक परमिशन नहीं मिली है कि ऊपर का वो जो है स्लैब मतलब ये सीलिंग एंड ऑल बना सके, जबकि ममता स्कूल जो है वो एसएमसी की स्कूल के ठीक बाजू में, एंड ऑफ कोर्स परमिशन लिए तभी उन्होंने वहाँ पे बनाया एंड ऑल है, बट वो ऊपर के एरिया के लिए वो लोग अभी भी रुके हुए हैं। और मुझे CSR के लिए खुद जैनम सैर कंसर्नर वाले सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। एंड बात ऐसी थी कि मेंटली डिसेबल बच्चों की वो स्कूल है, 30-40 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। सो अगर उसको थोड़ा और अगर उसको अपलिफ्ट करना हो तो एटलीस्ट एक प्रॉपर सीलिंग हो, प्रॉपर क्लासरूम हो, उसके लिए भी। लेकिन जल्दी वो परमिशन ही इतने होते हैं कि आप आदमी मेंटली थक जाता है, फिजिकली उतना शायद ना हो, मेंटली ज़्यादा थक जाता है कि भाई गवर्नमेंट काम में वो होता ही है ना, बहुत ज़्यादा होता है, और वो कहीं ना कहीं किसी को भी डिमोटिवेट कर देगा। अभी थोड़ा सा हम एजुकेशन से थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, दूसरी तरफ आते हैं। अभी आप पोइट्री वगैरह भी करते हैं, हाँ। तो अभी अगर पोइट्री कोई भी सुन रहा है, सब समझ रहे हैं, तो एक लिंक होता है पोइट्री और लव के बीच में, ठीक है? क्योंकि मोस्टली जो पोइट्री होती है या तो कुछ बहुत डीप मीनिंग होगी, ठीक है, या तो मोस्टली लव के रिलेटेड ही होती है, ठीक है? तो थोड़ा सा वही पोइट्री की तरफ आते हैं। अभी मेरे को तो उतना नॉलेज नहीं है पोइट्री का, तो मैं वही आपसे जानना चाहूँगा क्या है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पोइट्री है ना, आर्ट, मेरा मानना है कि वो एक वेपन है वॉइसलेस के लिए, क्योंकि आर्ट सबसे ईजीएस्ट वेपन है। कोई भी व्यक्ति जो है वो आर्ट के थ्रू अपनी बात जब एक्सप्रेस कर रहा होता है तो वो एक वॉइस जो उसको अगर वहाँ वोकल्स में ना मिला हो तो वो उसको वहाँ से रिप्रेजेंट कर सकता है। नाउ अगर हम पोइट्री की बात करें तो एक मैं आपको अगर सिंपली बताऊँ तो राइट्स के टाइम पे मिराज फैज़ाबादी करके थे, उनका भी एक शेर है, और एक बसीर बद्र का भी। बसीर बद्र का खैर बहुत फेमस है, जो आपने शायद सुना भी होगा कि लोग टूट जाते एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। सो वही घर बनाने में जब इतनी मेहनत लगती है, उसमें लोग टूट जाते हैं, तो तुम पूरी की पूरी बस्ती जला रहे हो, तो तुम्हें उसमें तरस नहीं आ रहा है। सो ये एक क्वेश्चन था। एक आपको अगर पता हो तो किस्सा जो बहुत फेमस है, इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जब किया था, लिफ्ट हो गया, अब सब नॉर्मल है, बैक टू लाल किले पे वो सेलिब्रेट हो रहा था, वहाँ पे कलीम अजीज़ जी आए थे। कलीम अजीज़ जी आए थे, उनको बुलाया गया था सुनाने के लिए कुछ अपने शेर गज़लें, और वो आए, उन्होंने कहा कि भाई न खंजर पे कोई छींट, न दामन पे कोई दाग, और ये उन्होंने इंदिरा गांधी को नजर करते हुए कहा था, न खंजर पे कोई छींट, न दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। अच्छा, अब सीधी बात है कि इमरजेंसी वो लोग जो गायब हुए हैं, भाई वो उनका खून हुआ भी है अगर, तो ना खंजर पे कोई छींट मिल रही है, ना दामन पे कोई दाग मिल रहा है, तो वो कहाँ गए? सो वो है ये सब। लेकिन कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेस हो रहा है। और डीप मीनिंग वाली अगर हम बात करें तो एक मिराज फैज़ाबादी है, उनके मुझे शेर काफ़ी इस मामले में बहुत पसंद आते हैं। उनका एक शेर है कि मुट्ठियों में यूं समेटी उसने अपने घर की राख, ओके, मुट्ठियों में यूं समेटी उसने अपने घर की राख,
जैसे अंधे बाप का बेटे को छू कर देखना। हाँ, अब ये दोनों जो लाइंस है मिसरे हम लोग कहते हैं उसको, तो ये दोनों मिसरे अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि मुट्ठियों में राख समेटे राख हुए समेटे। और एक जगह कहा जा रहा है अंधा बाप बेटे को छू बेटे रहा को है। छू रहा है। तो इसको लेकिन लिंक कहाँ किया जाता है, तो ये मुझे खुद कहीं वक्त लगा इसको समझने में, डिकोड करने में। ये ऐसा कहा जा रहा है कि भाई सब घर जल गए, सब राख हो चुका है, अब आप कैसे पता करोगे कौन सा घर था आपका? कौन सा घर आपका था? वो बाप जो होता है अंधा, वो कैसे अपने लाशों में अगर ढेर हो तो वहां पे अपने बेटे को छू छू के पता करेगा ये क्या ये मेरा बेटा है, क्या ये मेरा बेटा है? तो वैसे वो अंधा बाप जैसे ढूंढेगा ना, वैसे ही हर एक राख उठा के उसको भी देखना पड़ेगा क्या ये मेरे घर की राख है। सो पोइट्री में डीप मीनिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। एक जैब गौरी करके है, उनका मतलब और शेर ऐसा है कि बेकरान दस्ते बे सदा मेरे, कि भाई जो एंडलेस बाउंडलेस सामने जंगल पड़ा है, तो बेसरा जिसकी आवाज़ नहीं, वैसा बेकरान दस्ते बे सदा मेरे, आ खुले बाजुओं में आ मेरे। मैं पयंबर तेरा नहीं लेकिन, मैं तेरा कोई मैसेंजर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं पयंबर तेरा नहीं लेकिन मुझसे भी बात कर खुदा मेरे। कि भाई सीधी बात है कि तू तो डिस्क्रिमिनेशन मत कर, यहाँ हम इंसान है उसके लिए, तू तो गॉड है, तू क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि सिर्फ मैसेंजर से बात करेगा, हमसे ही बात कर। तो मैं पयंबर तेरा नहीं लेकिन मुझसे भी बात कर खुदा मेरे। सो वो पोइट्री इसका काम करती है कि वॉइसलेस को वॉइस देता है। अभी इंडिया में पोइट्री का उतना अब नहीं रहा, पहले पोइट्री नहीं, मैं उल्टा आपसे इस बात में जो है दो राय रखता हूँ। पोइट्री का हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन के साथ हुआ है। लोगों को लगता है कि दिल टूटता है तो लोग पोइट्री करने लगते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, लव और लाइफ और तो वो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि पोइट्री दिल टूटने के बाद जो लिखी जाती है ना, वो और ज़्यादा घटिया होती है। मेरा मानना है पोइट्री के लिए बहुत सीरीन एनवायरनमेंट चाहिए होता है। हाँ, कुछ लोग प्रेशर में ज़्यादा अच्छा लिख पाते हैं, कुछ लोगों का ऐसा होता है वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, अच्छा नहीं लिख पाते, तो सबका डिफरेंट जोन होता है। राइटर्स ब्लॉक भी कई बार अफेक्ट कर रहा होता है एंड ऑल, बट पोइट्री के लिए सबसे ज़रूरी टूल होता है एक्सपीरियंस। आप अपने अनुभव को अगर सही से नहीं समझ पा रहे हो तो आप दूसरों को कैसे समझा पाएंगे? तो पहले अपने अनुभव को खुद भी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि भाई क्या मैं सही से समझ रहा हूँ, क्या ये जो एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ वो सही है, और फिर उसके बाद जाके आपको वो पोइट्री में उसको यूज़ करना होता है। तो जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा उतने अच्छे से आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो आपने अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करी, मतलब ये पोइट्री एंड टीचिंग ये सब? सो पोइट्री तो खैर मैंने 2017 से स्टार्ट की थी। तब टिकम वैष्णव करके एक थे जिनको मैंने पहली बार सुना था, और उनकी एक 4 पंक्तियाँ थी कि अपनी पलकों पे पाल मुझको, दिखा दे प्यार का कमाल मुझको, तो चाहती थी ना मैं तेरा हो जाऊँ, ले सौंप दिया आप संभाल मुझको। तो ये सुनने के बाद मुझे लगा यार काश मैं भी ऐसा लिखा। उससे पहले मैं इंग्लिश में लिखता था, ये सुनने के बाद लगा नहीं यार अब हिंदी उर्दू में लिखना और कुछ ऐसा लिखना है जो अच्छा लिखूँ। तो फिर गज़लों की तरफ आया, गज़लें लिखना शुरू किया। तो निर्मल करके मेरे एक दोस्त था, दक्षप भाई, सोहेब भाई, ये सब थे जो गाइड करते रहते थे। निर्मल ने काफ़ी गाइड किया था, निर्मल से मेरी व्हाट्सएप पे बात चलती रहती थी और वो मुझे बताता रहता था। अब एक चीज़ जो ज़रूरी है पोइट्री सीखने के लिए वो है क्रिटिसिज्म, उसको आप कितना अच्छे से हैंडल कर पाते हो। मैं निर्मल को अगर कुछ लिख के भेजता था तो निर्मल के कमेंट्स आते थे कि भाई तूने गंगा जल डाल दिया मेरी आंखों में, क्या लिखा है, क्या गंगा जल डालना पड़ेगा आंखों में, या फिर एसिड डाला हुआ है। कि अगर अच्छी पोएम नहीं है तो वो निर्मल उसी बात उसको रद्द कर देता था, और मुझे अलाउड नहीं था कि फिर मैं वो पोएम कहीं पे भी पढूं, शेयर करूं स्टेटस पे या कहीं पे भी। सो फिर निर्मल ने मुझे धीरे धीरे गाइड किया और बहर तक ले गया। अब बहर जो है ना, आज लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे। बहर जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि क्राफ्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, बट बहर बेसिक चीज़ है। अगर आपको मीटर में लिखना आ गया तो आप बिना मीटर के भी लिख सकते हैं। ये मेरे जो हारमोनियम के सर थे मुन्निस साहब, वो अक्सर एक चीज़ कहते थे, आप कह रहे आपको रूल्स तोड़ना है। तो ये इंसिडेंट हुआ था मेरे एक साथ, हम लोग हारमोनियम में तो हर एज के ग्रुप के आते हैं, तो एक छोटा सा था वो ऐसे कि भाई मैं बजा रहा हूँ, ये आड़ लई हुई ना, आड़ लई मतलब क्या, जो ऑफ बीट हो। तो अगर ये आड़ लई हुई ना, ये भी तो सर ने उसको आंसर करते हुए कहा था कि ये तो आड़ लई है, सही बोल रहे हो आप, क्योंकि ऑफ बीट जा रहे हो, लेकिन आपका सुरीला नहीं है ना। तो वो पता कैसे करे कि किस वक्त आड़ लई जो है वो सुरीला और किस वक्त जो है वो नहीं है। तो वो उसके लिए उन्होंने समझाया था कि रूल्स जो है उसको जाने बगैर कोई आदमी कैसे तोड़ेगा, रूल्स को जानना तो पड़ेगा ना, फिर ही पता चलेगा उसको तोड़े कैसे। तो गज़ल की मीटर और ये सब समझनी पड़ेगी। अगर आप ये कह रहे कि भाई मुझे मीटर में नहीं लिखना है, नसी नज़्म लिखनी है, आज़ाद नज़्म लिखनी है, जो भी लिखना है वो आपकी इच्छा है, मगर आप अगर लिखने के लिए पहले ये भी नहीं समझेंगे कि मीटर एग्जैक्टली है क्या, तो लिख नहीं पाएंगे।
तो फिर बाद में उसके बाद निर्मल के कुछ अपनी जिम्मेदारी और वो सब आ गई थी, तो उसकी वजह से वो थोड़ा वहाँ से कनेक्शन थोड़ा कम हो गया था उससे। फिर तसनीफ़ भाई आए थे जो दिल्ली में है और वो काफ़ी बड़े क्रिटिक और रिव्यूअर है, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, तो मुझे 2.5 साल लगा उन्हें मनाने में कि वो मुझे सिखाए। तो 2.5 साल के बाद 2022 में कुछ उन्होंने शुरू किया था सिखाना, और उसके बाद उनके नीचे अभी तक मैं पोइट्री सीख रहा हूँ। एंड टीचिंग का तो ऐसा था कि मैं कभी सोचा नहीं था मैं टीचर बनूंगा। मेरे तो दिमाग में ये था कि डायरेक्टर बनना है, मूवी डायरेक्टर बनना है, मुझे वो बहुत पहले से था कि परस्यू करना है। बट सूरत में इतने स्कूल या कुछ थी नहीं, और बॉम्बे जाने के लिए उस वक्त मेरी खुद की भी इच्छा कम थी और पेरेंट्स भी भेजना नहीं चाहते थे, तो फिर वो फील्ड ऑफ वहाँ से दूरी हो गए थे। एंड फिर बाद में घर की कुछ मजबूरियाँ आ गई थी, तो जॉब करना ज़रूरी था, तो इसलिए टीचिंग की जॉब उस सब मिल रही थी, तो वो स्टार्ट किया था। तो टाइनी सा हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ा था, अभी भाटा साइड आया हुआ। एंड वहाँ पे मुझे इतनी फ्रीडम दी जाती है कि जिस तरह से पढ़ाना चाहूँ मैं पढ़ा सकता हूँ, तो वो रोक टोक नहीं है, इसलिए मैं अभी भी वहीं पे हूँ। डन डन डन, इट वाज फन टॉकिंग टू यू ब्रदर, है ना? होप टू सी यू अगेन, इट वॉज मिलते सेम हैं हियर। फिर। यस, डन, थैंक यू।